गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। YouTube की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने प्रबंध का परिचय जो 12th बोर्ड के व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर सेकंड में। इसका नाम है प्रबंध प्रक्रिया या कार्य तथा प्रबंध की भूमिका एवं उसका स्तर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लगभग प्रबंध प्रक्रिया एवं उसके कार्य तक का। देखिए, मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि प्रबंध क्यों किया जाता है। प्रबंध निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है और जो जब तक चालू रहती है तब तक वो निर्धारित उद्देश्यों को हम लोग प्राप्त नहीं कर लेते। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। प्रबंधक द्वारा पूर्ण की जाने वाली प्रक्रिया में विभिन्न चरण या कार्य तत्व होते हैं। यानी एक प्रबंध निर्धारित उद्देश्य को जब प्राप्त करना चाहता है तो उस प्रक्रिया में काफी सारे चरण, काफी सारे ऐसे तत्व होते हैं और ये तत्व अपने आप में स्वतंत्र भी नहीं होते, एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं और इस श्रृंखला में कई चरण या कदम हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रबंध प्रक्रिया या प्रबंध प्रतिरूप, प्रबंध प्रक्रिया। तो ये चरण या कदम जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक या उसके पश्चात भी अनवरत चलना होता है। ठीक है, तो मैं आप एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, प्रबंध प्रक्रिया या प्रबंध प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है आपके बोर्ड पे कि प्रबंध प्रक्रिया प्रतिरूप किसे कहते हैं कि प्रबंध को द्वारा या पर कहें कि प्रारंभ में योजना बनाने से क्रियान्वयन तक, योजना बनाने से क्रियान्वयन तक यानी उसको लागू करने तक, तत्पश्चात किए गए कार्य का मूल्यांकन करने। फर्स्ट आया योजना बनाने से क्रियान्वयन तक, दूसरा आया तत्पश्चात किए गए कार्य का मूल्यांकन करने कि आपने क्या किया है। प्रक्रिया में प्रबंधक क्या करता है? उद्देश्य निर्धारण सबसे पहले तो करता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना यानी एक योजना बनाने से क्रियान्वयन तक और उसके पश्चात जो आपने कार्य कर लिया उसका मूल्यांकन करने के लिए एक प्रबंधक क्या करता है? उद्देश्यों का निर्धारण करता है, नियोजन करता है, संगठन करता है, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण और अभिप्रेरणा, नियंत्रण। ये प्रबंध की प्रक्रिया के क्या है? तत्व है। कौन कौन से? उद्देश्य निर्धारण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण आदि कई प्रबंधकीय कार्यों को क्या करता है? वो निष्पादित करता है और इसी सामूहिक या संयोजित रूप में जो तत्व हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबंध प्रक्रिया अथवा प्रबंध प्रतिरूप। प्रबंध प्रतिरूप। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मैनेजमेंट मॉडल किसे कहते हैं? तो वही हमारा आंसर होगा प्रबंध प्रक्रिया या प्रबंध प्रतिरूप। आई बात समझ में? इससे आगे हम लोग तो बात करते हैं प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है। देखो, जो हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा वही इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1 मैं बात की थी कि ये क्या है? ये एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया यानी एक निरंतर चलने वाली, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2, प्रबंध के जो कार्य हैं सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रबंधक के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? यह एक मानवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानवीय प्रक्रिया है। नंबर 3, प्रबंध की क्रियाएं मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। जितने भी क्रियाएं हैं, कार्य हैं, वह सभी आपसी संबंध यानी एक दूसरे की क्या है? पूरक भी है और जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए इसे एक सामाजिक क्रिया भी कहा गया है। देखिए, प्रबंध प्रक्रिया एक मानवीय प्रक्रिया है, प्रबंध प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। नंबर 4, और प्रबंधक अपने प्रभाव का प्रयोग करके लक्ष्य प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करता है। इसलिए ये क्या है? प्रभावोत्पादक एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया भी इसे कहा गया है। और लक्ष्य प्राप्ति की यह प्रक्रिया
व्यक्ति जीवन से लेकर सभी छोटे बड़े व्यावसायिक गैर व्यावसायिक सभी संगठनों में प्रयुक्त की जाती है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। वाह पेज नंबर 1, ये गतिशील प्रक्रिया है, यह मानवीय प्रक्रिया है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह लक्ष्य प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसे प्रभावोत्पादक एवं परिणाम प्रक्रिया भी कहा गया है। और यह सभी क्षेत्र में, चाहे वो व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, मानवीय हो, छोटे बड़े धार्मिक, सभी क्षेत्रों में क्या आती है, कार्य प्रयोग होती है। तो ये था प्रबंध की प्रक्रिया का अर्थ, और उसके बाद आती है प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता। अब हम बात करते हैं प्रबंध के कार्य, चरण या जो तत्व हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने प्रबंध के अलग अलग कार्य बताए। काफी सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग कार्य बताए, अलग अलग तत्व बताए। तो अपन बात करते हैं कुंटज़ डोनाल की। कुंटज़ डोनाल और कुंटज़ डोनाल ने प्रबंध के कार्य में नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, निर्देशन एवं नियंत्रण ये कार्य बताए या ये तत्व बताए। नियोजन प्लानिंग, संगठन स्टाफ नियुक्तिकरण इसमें आ गया, अभिप्रेरणा उन स्टाफ को मोटिवेट करना कार्य करने के लिए, निर्देशन उन्हें डायरेक्शन देना, और वापस उनके ऊपर क्या करना, कंट्रोलिंग करना। ध्यान रखना, कुंटज़ और डोनाल ने प्रबंध के कार्य कौन कौन से बताए, नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, निर्देशन और नियंत्रण। अपन बात करते हैं हेनरी फ्योल की। इंपॉर्टेंट है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने POCCC, अब से पूछा जाए कि POCC कार्य किसने बताए हैं या कौन कौन से हैं। P फॉर प्लानिंग यानी नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, C फॉर कमांडिंग यानी आदेश, C फॉर कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, और C फॉर कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण ये किसने बताए हैं, ये बताए हमारे हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांतों के जन्मदाता, प्रबंध के जन्मदाता। फिर बात करते हैं हम लोग लिडाल उर्विक की, और लिडाल उर्विक ने भी प्रबंध के कार्यों में और कार्य जोड़ते बोला नियोजन, संगठन, आदेश और समन्वय, ये चार हो गए हमारे हेनरी फ्योल वाले। संदेश वाहन, पूर्वानुमान और जांच, ये 3 एक्स्ट्रा उसने कार्य बताए। एक इंपॉर्टेंट और नाम आता है हमारा लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक, सवाल पूछा जाता है पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत किसने दिया, प्रबंध के कार्यों का पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत। पोस्ट कॉर्ब मतलब होता है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO यानी कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B यानी बजटिंग। देखिए, P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, S स्टाफिंग यानी नियुक्ति, डायरेक्शन यानी निर्देशन, CO यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, R फॉर रिपोर्टिंग यानी कि विवरण देना, और B फॉर बजटिंग। पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत किसने दिया है, नाम भी पूछा जा सकता है, वो किसने दिया है, लूथर गुलिक ने दिया है। अब हम लोग आगे बात करें। अब मैं बात बता रहा था कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कार्य बताए। तो प्रबंध के सिद्धांतों की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो प्रबंध के कार्यों को 2 भागों में बांटा है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य की बात करें तो ये देखिए नियोजन, संगठन, निर्देशन, आपने जितने भी कार्य लिखे उसके अंदर लगभग ये तीनों आ रहे हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, ये जो 5 कार्य हैं ये हमारे कौन से हैं, प्राथमिक। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि सवाल पूछा जा सकता है कि प्रबंध के प्राथमिक कार्य कौन से हैं या प्रबंध के सहायक कार्य कौन से हैं। तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि प्राथमिक कौन कौन से हैं और सहायक कौन कौन से हैं। सहायक कार्य में निर्णय, नियुक्ति करना, नवप्रवर्तन या नवाचार, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व, ये है हमारे सहायक कार्य। और कौन से हैं, निर्णय, नियुक्ति करना, नवप्रवर्तन, नवाचार, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व। ध्यान रखना, प्राथमिक अलग है और सहायक कार्य अलग अलग है। अब देखिए, ये तो थे कार्य कौन कौन से हैं। अब अपन बात करते हैं इनके डिस्क्रिप्शन की तरफ कि प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं और सहायक कार्य कौन कौन से हैं।
सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे प्राथमिक कार्यों की, और प्राथमिक कार्य में ही मैं बात करता हूं सबसे पहले नियोजन यानी कि प्लानिंग। ठीक है, देखिए एक नॉर्मल सी चीज बता, हम लोग कहां हैं और हमें कहां जाना है, इसके लिए हमारे को क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं सामान्य अर्थ में। तो नियोजन की परिभाषा है कि किसी संगठन या संस्था में किसी कार्य को कब, कैसे, क्यों व किसके द्वारा किया जाना है का पूर्वानुमान लगाना ही क्या है, नियोजन है। जितने भी WH वाले वर्ड जहां आ जाते हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसका पहले से पूर्वानुमान लगाना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। डेफिनेशन को वापस ले रहा हूं मैं कि किसी संस्था या संगठन में किसी कार्य को कब, कैसे, क्यों वह किसके द्वारा किया जाना है का पूर्वानुमान करना ही क्या है, नियोजन है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्य की रूपरेखा तैयार करना ये क्या है, नियोजन है। अपेक्षित कार्य की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। अब अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग डिफाइन भी किया है। मैं बात करूं नाइल्स के अनुसार, नाइल्स ने क्या डेफिनेशन बताई है कि नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव करने, क्या कहा है कि नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम कार्य पथ पर चुनाव करते हुए, सर्वोत्तम कार्य पथ पर चुनाव करते हुए विकास करने की क्या है, प्रक्रिया है। सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव करना प्लस उसका विकास करने की सर्वोत्तम क्या है, प्रक्रिया। किसने कही थी, नाइल्स ने कही। फिर हमारे आए प्रोफेसर हर्ले, और प्रोफेसर हर्ले ने भी एक अच्छी डेफिनेशन दी। क्या कहा उन्होंने कहा भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं का पूर्ण निर्धारण करना है क्या है, नियोजन। अभी मैंने कहा किसी कार्य को कब, क्यों, कैसे, किसके द्वारा करना है, यानी कि सारी क्रिया कब होने वाली है, भविष्य में होने वाली है। तो सिंपल सी डेफिनेशन दी कि भविष्य में किए जाने वाले क्रियाओं का पूर्ण निर्धारण करना ये क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। अब मैं बात करूं नियोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। इसका छोटा सवाल पूछा जा सकता है इस बार कि नियोजन के घटक कौन कौन से हैं, यानी इसमें क्या क्या अपन शामिल करते हैं नियोजन करने के लिए। सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण कि हमारे उद्देश्य कौन कौन से होंगे। फिर बात करूं नियम, किन नियमों का पालन करना है, कौन कौन सी नीतियों का पालन करना है, कौन कौन सी समय, किस समय करना है, उसकी कार्य विधिया क्या रहेगी, कार्यक्रम क्या रहेगा, उसकी व्यू रचना, बजट, प्रविधियां, रीतियां, ये सारे क्या है, नियोजन के प्रमुख घटक है। ये आई बात समझ, वापस बोल रहा हूं, इसके घटक कौन कौन से, इसके घटक है उद्देश्य निर्धारण, नियम, नीतियां, समय, कार्य विधियां, कार्यक्रम, व्यू रचना, प्रमाप, प्रविधियां, रीतियां, ये सारे क्या है, इसके प्रमुख घटक है। तो ये थी हमारे नियोजन की डेफिनेशन। ज्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता, इतना ही पूछा जा सकता है कि अगर बड़ा सवाल आता है तो प्राथमिक कार्य को समझाइए, तब आपको सबकी डेफिनेशन और जो घटक के साथ इसको आगे लिखना है हमारे। फिर हम बात करते हैं संगठन की। किसकी बात करते हैं, संगठन की। दूसरा जो प्रबंधकीय कार्य है संगठन। संगठन की डेफिनेशन है बहुत अच्छी, और ध्यान से सुनना संगठन की डेफिनेशन कि प्रबंधन के कार्य के रूप में, प्रबंधन के कार्य के रूप में संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह, जो प्रबंध के निर्देशानुसार समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। देखो मैंने क्या कहा है, व्यक्तियों का एक समूह है जो प्रबंधक के दिशा निर्देशानुसार समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं, जिसमें उपक्रम की संपूर्ण क्रियाओं का निर्धारण, यानी उपक्रम के अंदर जो जितनी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जितने भी व्यक्तियों को किस तरीके से बांटना है, किसको कौन सा कार्य देना है, वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य
अधिकारों एवं दायित्वों का विभाजन किया जाता है कि किसको कौन सा अधिकार दिया जाएगा, किसके पास कौन से कर्तव्य रहेंगे, अधिकार रहेंगे, तथा उन सभी के मध्य आपसी संबंधों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसे संगठन कहते हैं। वापस एक बार मैं डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूं कि संगठन हम लोग किसे कहेंगे कि प्रबंधन के कार्य के रूप में संगठन वह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों का एक समूह प्रबंधक के निर्देशानुसार समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और उस कार्य में संपूर्ण प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है, अधिकारों को, उत्तरदायित्वों को बांटा जाता है तथा उन सभी के मध्य एक संबंधों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। अर्थात कौन बॉस है, कौन उसके नीचे कर्मचारी है, इसमें स्तरों का भी तय किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान देने योग्य और एक अच्छा सवाल है, सवाल तो नहीं कह सकते, एक अच्छी लाइन है और अपन ये सवाल कह सकते हैं, यानी प्रबंधकीय कार्यों का मेरुदंड किसे कहा गया है। प्रबंधकीय कार्यों का मेरुदंड किसे कहा गया है, तो प्रबंधकीय कार्यों में मेरुदंड किसे कहा गया है, संगठन को। संगठन को क्या कहा गया है, प्रबंधकीय कार्यों का मेरुदंड कहा गया है। ध्यान रखना, मेरुदंड कहा गया है। अब मैं तीसरे कार्य की बात करता हूं, निर्देशन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, निर्देशन की। निर्देशन में क्या है, इसके अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार को संगठन के अनुकूल बनाता है। एक प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार को संगठन के अनुकूल बनाता है, संस्था के प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न करता है, जिससे वे स्वेच्छा से उद्देश्य प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं। जिससे वो स्वेच्छा से उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। अब इसके भी कुछ घटक हैं, निर्देशन की भी। अब निर्देशन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, अनुशासन, आदेश निर्देश, अधिकारों का प्रत्यायोजन, संप्रेषण, अभिप्रेरण और नेतृत्व। यानी एक निर्देशन के लिए उस निर्देशन अनुशासित होने चाहिए, आदेश निर्देश किस क्रम में और कैसे दिए जाने चाहिए, अधिकारों का प्रत्यायोजन कहां तक किया जाना चाहिए, इनके बीच संप्रेषण यानी एक निर्देश में किस तरीके से उन्हें संप्रेषित करना है, उन्हें किस तरीके से मोटिवेट करना है, अभिप्रेरणा, नेतृत्व कैसे उनकी लीडरशिप करनी है, वापस या इनकी पर्यवेक्षक यानी कैसे इनकी सुपरवाइजिंग करनी है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं प्राथमिक कार्य में नियंत्रण। बात कर रहा हूं नियंत्रण की, और नियंत्रण की डेफिनेशन क्या है। हेनरी फ्योल ने नियंत्रण की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी और उन्होंने कहा है कि नियंत्रण से आशय यह जांचने की प्रक्रिया है, नियंत्रण से आशय यह जांचने की प्रक्रिया है कि संस्था के समस्त कार्य या जो योजनाएं हैं, समस्त कार्य या जो योजनाएं हैं वह दिए गए निर्देशों एवं निर्धारित नियमों के अनुसार या निर्धारित योजनाओं के अनुसार हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, तथा जिसमें कुछ त्रुटियों का पता लगाकर, जो त्रुटियां हुई है उन त्रुटियों का पता लगाना और यथा समय उन्हें दूर किया जा सके ताकि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो सके। तो ये थी नियंत्रण की डेफिनेशन। बार वापस बोल रहा हूं मैं नियंत्रण की डेफिनेशन, और नियंत्रण की डेफिनेशन क्या है हेनरी फ्योल के अनुसार, कि हेनरी फ्योल ये कहता है कि नियंत्रण से आशय यह जांचने की प्रक्रिया है कि जो प्रबंधकीय कार्य है या संस्था के जो लक्ष्य है, कार्य है, योजनाएं है, वो दिए गए निर्देशों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों का पता लगाया जाए और पता लगाकर उन त्रुटियों को यथासंभव क्या किया जाए, दूर किया जाए। तो ये थी नियंत्रण की डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बात करते हैं अगला समन्वय। लेकिन हाँ, समन्वय से पहले नियंत्रण के कुछ प्रमुख घटक भी है जो हेनरी फ्योल के अनुसार ये घटक, उसने क्या कहा है कि सबसे पहले क्या करना है कि संस्था में दिए गए क्रियाओं का मापदंड तय करना, कि किसी भी कार्य को किस तरीके से करना, उसका मापदंड तय किया जाए। फिर निष्पादित कार्यों का मूल्यांकन और परिणाम तैयार करना, यानी जो आपने कार्य किया है उसका मूल्यांकन करो, मूल्यांकन कर उसका परिणाम तैयार करो कि हमने जो आउटपुट हमें मिला है क्या वो सही मिला, उसका परिणाम तैयार किया जाए। फिर वास्तविक परिणामों, जो आपने परिणाम प्राप्त किए हैं
और जो आपके पूर्व निर्धारित मापदंड थे उनमें आपको क्या की जानी चाहिए, तुलना करके विचलन पता लगाओ, यानी कहां कमियां रह गई या कितना उसके अंदर फर्क डिफरेंस आ रहा है उसका पता लगाना है, और विचलन के कारणों का पता लगाकर भाई कमियां क्यों आई उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करनी है। ये हेनरी फ्योल ने नियंत्रण प्रक्रिया के प्रमुख घटक बताए। सवाल इस बारे में पूछा जा सकता है कि नियंत्रण प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अब आगे मैं बात करूं, जो प्राथमिक अंतिम कार्य है वह है समन्वय। वो कौन सा है, समन्वय। और समन्वय के बारे में हेनरी फ्योल ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, लेकिन एक चीज और बता दो, कुंटज और डोनाल्ड ने समन्वय को प्रबंध का सार कहा है। किसने कहा है, कुंटज और डोनाल्ड। ये सवाल पूछा जा सकता है, कुंटज और डोनाल्ड ने क्या कहा है, प्रबंध का सार। किसको कहा गया प्रबंध का सार, समन्वय को। किसने कहा है, कुंटज और डोनाल्ड ने कहा है। समन्वय की डेफिनेशन क्या है, हेनरी फ्योल ने समन्वय की डेफिनेशन बताई है कि एक संस्था कार्य प्रणाली में सुगमता लाने एवं सफलता प्राप्त करने हेतु इसकी सभी क्रियाओं में इस समरसता स्थापित करना है। क्या है, समन्वय। क्या है समन्वय की डेफिनेशन, कि एक संस्था की कार्य प्रणाली में सुगमता लाने, इनको आसानी से करने एवं सरलता से सफलता प्राप्त करने के लिए इन सभी क्रियाओं में समरूपता स्थापित करना, यानी मिलकर कार्य करे, उसके लिए क्या कहा गया है, समन्वय कहा गया है। समन्वय यानी प्रबंध के कार्यों को एक धागे में बांधे रखता है। ये समन्वय, जिस प्रकार माला के मणिये एक धागे में बांधे होते हैं, तो वैसे ही समन्वय भी प्रबंध के सभी कार्यों को एक धागे में प्रोए रखता है। इसलिए इसे प्रबंध का क्या कहा गया है, सार कहा गया है। इसका प्रयोग संगठन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में समरूपता लाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, व्यक्तिगत प्रयासों में समरूपता लाने के लिए, यानी ढंग से एक जैसे कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे न्यूनतम लागत पर निश्चित लक्ष्य को या निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो ये थे हमारे प्रबंध के प्राथमिक कार्य। अब हम बात करते हैं प्रबंध के सहायक कार्य की। प्रबंध के सहायक कार्य, तो सहायक कार्य में पहला कार्य आता है निर्णय। कौन सा आता है, निर्णय। और निर्णय की डेफिनेशन एक अच्छी डेफिनेशन है, और ये कहा गया है कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। क्या है ये, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प के चयन की प्रक्रिया है। देखिए वर्ड क्या है, निर्णय, यानी डिसीजन लेना कि किसी कार्य को करना है या नहीं करना है, किसी कार्य को करना है अथवा नहीं करना है, और इसके संबंध में उपलब्ध जो विकल्प हैं उस विकल्प में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही क्या है, निर्णय है। इसलिए इसे क्या कहा गया, ये बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक ऊर्जा वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे कहा गया है निर्णय। इसका दूसरा सहायक कार्य नियुक्ति करना। देखिए एक संगठन के अंदर कार्य करने के लिए मानव संसाधन चाहिए, तो प्रबंध का वह कार्य जो मानव शक्ति संसाधन से संबंधित है, इसमें प्रबंधक संस्था में किए जाने वाले कार्यों के लिए उचित पारिश्रमिक पर योग्य व्यक्ति का क्या करता है, चयन करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नियुक्ति करना कहते हैं। संस्था में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करना, एक उचित पारिश्रमिक पर उनका चयन करना क्या कहलाता है, नियुक्ति कहलाता है। इसमें कर्मचारियों का भर्ती, उनका प्रशिक्षण, उनका विकास, कार्यबल का मूल्यांकन, वेतन, सुरक्षा, सेवानिवृत्ति आदि अनेक कार्यों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। देखो नियुक्ति में सारी चीज आ गई, उनकी भर्ती है, प्रशिक्षण है, चयन है, विकास है, कार्यबल का मूल्यांकन है, वेतन, सुरक्षा, उनकी सेवानिवृत्ति, अनेक कार्य इसके अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और किसी संगठन में उद्देश्यों की प्राप्ति, किसी संगठन में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों की कार्यरत करना ही क्या कहलाता है, नियुक्ति कहलाता है। और प्रबंध के कार्य में यह भी एक निरंतर चलने वाला कार्य है नियुक्ति, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे नए व्यक्तियों का चयन किया जाता है।
ठीक है। संसाधन कितने प्रकार के हैं? संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन में हमारी मशीनरी, बिल्डिंग्स, भवन, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और मानवीय संसाधन के अंदर हमारे कर्मचारी हैं, प्रबंधक है, उद्यमी है, ये आते हैं। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं निर्णय हो गया, नियुक्तियों के तीसरा बात करते हैं हम लोग नव प्रवर्तन व नवाचार। नव प्रवर्तन से आशय क्या है? नव प्रवर्तन से आशय नई तकनीकी को अपनाते हुए, वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तन करते हुए, उससे अधिक उपयोगी बनाते हुए ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। वापस बोल रहा हूं मैं, नई तकनीकी को अपनाते हुए, वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तन करते हुए, यानी जो पुराना ढल रहा था उसमें कुछ बदलाव लाना और उसे और अधिक उपयोगी बनाते हुए ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना ही क्या है? नवाचार कहलाता है। और पीटर ड्रकर ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। पीटर ड्रकर ने नव प्रवर्तन व नवाचार को प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया है। तो सवाल बनता है, प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नवाचार को किसने बताया है, या पीटर ड्रकर ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य बताया है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा नव प्रवर्तन हो जाएगा। मैं बात करता हूं संप्रेषण की। संप्रेषण मतलब क्या है? किसी भी संगठन में विचारों का आदान प्रदान। एक तरह से अपन सामान्य बात करें, किसी भी कार्यालय के अंदर विचारों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत संप्रेषण से आद्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य आदेश, निर्देश, सुझाव, सूचनाएं, विचारों एवं तथ्यों का जो आदान प्रदान होता है, किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संप्रेषण कहते हैं। यानी संप्रेषण अधिकारी, किसी भी संगठन के अंदर अधिकारी व कर्मचारियों के मध्य, वर्ड बोल रहा हूं, आदेश, निर्देश, सुझाव, सूचना और विचारों का जो आदान प्रदान है, उन्हें क्या कहा जाता है? संप्रेषण कहा जाता है। ये थी संप्रेषण की डेफिनेशन। बात करते हैं हम लोग प्रतिनिधित्व। प्रत्येक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व, प्रत्येक संगठन या व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटक या तत्वों से संपर्क में जो रहता है, यानी कौन कौन उन्हें प्रभावित कर रहा है, उन्हें संबंध बनाता है, उनके साथ विचार गोष्ठियां करता है, ये सारे तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? प्रतिनिधि। यानी वह एक संगठन का प्रतिनिधित्व होता है जो आंतरिक एवं बाह्य जो उपयोग करता है, उन सबके साथ विचार गोष्ठियां करता है, उनके साथ संपर्क बनाता है, उनके साथ संबंध स्थापित करता है, किस लिए? संस्था के अच्छे के लिए। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिनिधित्व कहते हैं। आई बात समझ में सर? तो ये आज हम लोगों ने लगभग क्या पढ़ा? प्रबंध प्रक्रिया, प्रतिरूप। प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्या कार्य बताए हैं, फिर प्रबंध के प्राथमिक कार्य कौन से हैं, प्रबंध के सहायक कार्य कौन कौन से हैं, और हमने इसको क्या किया है? डिफाइन किया है। तो आज का ये टॉपिक पूछा जा सकता है कि अगर 4 नंबर का सवाल बनता है तो प्राथमिक कार्य कौन कौन से समझाइए या सहायक कार्य कौन कौन से समझाइए। 4 नंबर का ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं तो किसी के घटक पूछे जा सकते हैं, किसी की डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, किस विद्वान ने कौन से कार्य बताए हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार वापस कहूंगा कि इस ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि हमारा जैसे ही नया वीडियो बनता है उसका मैसेज आपको मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे की बात चर्चा करेंगे।